हेलो एवरीवन। पिछले लेक्चर्स में हमने ठोस अवस्था की बात की थी और उसमें हमने ये बताया कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दो तरह के ठोस होते हैं और साथ ही ये भी कि वास्तविक ठोस जो हैं वो क्रिस्टलीय ठोस ही होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस को वास्तविक ठोस नहीं कहा जाता है। और क्रिस्टल की स्टडी, क्रिस्टलों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम कहते हैं क्रिस्टल विज्ञान या क्रिस्टलोग्राफी। तो क्रिस्टल विज्ञान के नियम क्या क्या हैं? लॉज ऑफ क्रिस्टलोग्राफी। तो बेसिकली तीन इसके फंडामेंटल लॉज हैं, मूलभूत नियम हैं। पहला है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। ये जैसे इसमें नाम से क्लियर है कि जो अंतराफलक कोण हैं वो स्थिर रहेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे एक ही पदार्थ के क्रिस्टल के। होता क्या है कि अगर हम कोई भी एक पदार्थ लें, मान लीजिए हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं, तो सोडियम क्लोराइड की शेप क्या होगी, उसकी आकृति क्या होगी, वो निर्भर करता है कि उसे कैसे बनाया गया है, उसको क्रिस्टलाइज कैसे किया गया है, किन कंडीशंस में किया गया है। तो हर स्थिति में उसकी शेप, आकृति अलग अलग हो सकती है, लेकिन उसका जो इंटरफेशियल एंगल है, जो अंतराफलक कोण है, वो हमेशा स्थिर रहेगा। तो NaCl का जो कोण है, संगत फलकों के मध्य का कोण, इंटरफेशियल एंगल, वो हमेशा सेम रहता है। तो आकृति चाहे भिन्न भिन्न हो, जैसे कि आप यहाँ पर डायग्राम में देख सकते हैं, आकृति चाहे भिन्न हो लेकिन अंतराफलक कोण कभी भी एक पदार्थ के क्रिस्टल का अलग अलग नहीं होता है। हम कहीं से भी कोई भी सैंपल ले लें, अंतराफलक कोण उस क्रिस्टल का, मान लीजिए हमने चीनी का सैंपल लिया या NaCl का सैंपल लिया या मान लीजिए सिलिकॉन का सैंपल लिया, तो उसका अंतराफलक कोण हमेशा हर परिस्थिति में एक सा ही रहेगा। तो ये तो है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। दूसरा नियम है सममिति की स्थिरता का नियम, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ सिमेट्री। तो इस नियम के हिसाब से कि एक ही पदार्थ के अगर हम क्रिस्टल लें, अलग अलग कंडीशंस में बने हुए, तो भी उनकी सममिति एक जैसी होती है। सममिति एक जैसी का मतलब, जैसे हमने अभी पहले बताया था कि एक घन में 23 सममिति तत्व होते हैं, 23 एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट रहते हैं एक घन, एक क्यूबिक क्रिस्टल में। तो ऐसा कोई पदार्थ, मान लीजिए सोडियम क्लोराइड, जिसकी संरचना, जिसकी ज्योमेट्री घनीय है, क्यूबिक है, उसमें हमेशा ही 23 सममिति तत्व उपस्थित रहेंगे। चाहे उसकी सिंथेसिस या उसकी क्रिस्टलाइजेशन कैसे भी, किसी भी तरीके से हुई हो, लेकिन उसमें हमेशा जो सममिति तत्वों की संख्या है वो 23 ही रहेगी, न कम न ज़्यादा। तीसरा नियम है हॉय का परिमेय अक्षांक नियम, हॉयज लॉ ऑफ रैशनल इंडिसेस। ये नियम ये कहता है कि कोई भी फेस किसी क्रिस्टल का, अगर वो क्रिस्टलाइन एक्सिस पर अंतःखंड काट रहा है, क्रिस्टलाइन एक्सिस मतलब किसी क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए हम 3 अक्ष लेते हैं, X, Y और Z। क्योंकि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, इसलिए ये 3 अक्ष लिए जाते हैं। और कोई भी फलक जब इन अक्षों को काटेगा तो जो वो अंतःखंड बना रहा है वो या तो अनंत होंगे और या किसी यूनिट फेस द्वारा बनाए गए अंतःखंडों के होल नंबर मल्टीपल होंगे। तो एक यूनिट प्लेन जो है वो हम चुनते हैं किसी भी क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए, उसको हम कहते हैं एकक फलक या यूनिट फेस। यूनिट फेस जैसे हम यहाँ डायग्राम में देख रहे हैं, ABC जो है वो एक एकक फलक है
और वो जो अंतःखंड काट रहा है, जो इंटरसेप्ट काट रहा है क्रिस्टलीय अक्षों पर, वो है ए, बी और सी। ठीक, एक्स अक्ष पर ए, वाई अक्ष पर बी और जेड अक्ष पर सी। तो ए, बी, सी जो है वो इंटरसेप्ट्स हैं यूनिट फेस ए, बी, सी द्वारा काटे गए। अब इस नियम के हिसाब से कोई भी दूसरा फेस, जैसे हमने यहाँ लिया है के एल एम, तो ये जो इंटरसेप्ट काट रहा है ओ, के, ओ, एल और ओ, एम, वो ए, बी और सी के होल नंबर मल्टीपल होंगे। ये इस नियम का आशय है। तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं, जैसे आप नीचे देखिए कि x इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू एच ए इज टू के बी इज टू एल सी, जहाँ पर एक्स वाई जेड क्या है, फेस के एल एम द्वारा क्रिस्टलाइन एक्सिस पर काटे गए अंतःखंड। तो एक्स वाई जेड जो है वो ए बी सी के होल नंबर मल्टीपल हैं। तो ये हैं क्रिस्टल विज्ञान के 3 नियम। अब हम देखते हैं कि क्रिस्टलोग्राफिक डेजिग्नेशन क्या है, क्रिस्टल की प्रतीक हम किसे कहते हैं। एक्चुअली ये जो प्रतीक प्रणाली है, ये जो डेजिग्नेशन है, ये किसी फेस को, क्रिस्टल के किसी फेस को डिफाइन करने की कोशिश है कि हम कैसे बताएंगे बिना ड्रॉ किए कि हम किस फेस की बात कर रहे हैं। इसमें 2 मेन जो है सिस्टम्स हैं, एक तो है वाइस का पैरामीटर सिस्टम और दूसरा है मिलर का मिलर इंडिसेस, उसका परिमेय या सूचकांक। तो पहले देखते हैं कि वाइस की पैरामीटर पद्धति क्या है, पैरामीटर सिस्टम ऑफ वाइस क्या कहता है और किस तरह से किसी हम फेस को डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो इसमें पैरामीटर शब्द यूज़ हुआ है, तो पैरामीटर से मतलब क्या है कि जैसे हमने अभी बात की कि भाई इंटरसेप्ट क्या है किसी फेस के क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस पर, तो जो इंटरसेप्ट का अनुपात है वो कहलाता है पैरामीटर। जैसे हमने ऊपर देखा ए, बी और सी, इसका अनुपात जो है वो है उस फलक ए, बी, सी के पैरामीटर्स। एक्स इज टू वाई इज टू जेड, ये अनुपात है के एल एम फेस का पैरामीटर। तो इस तरह से ये कहलाता है पैरामीटर। अब वाइस क्या कहता है कि हमने इस पद्धति में हम क्या करते हैं कि एक ऐसा फेस चुन लेते हैं जिसको हम स्टैंडर्ड मानते हैं, और या इसको हम कह लें कि एकक फलक मानते हैं, और उसकी जो अंतःखंड की दूरियां हैं उसको हम एक यूनिट लेंथ के रूप में काम लेते हैं। जैसे हमने भी पहले बात की थी कि यूनिट फेस जो है वो हम पहले एक चुन लेते हैं। अब इसके बाद जो फलक जिसको हमको डिफाइन करना है उसको किस तरह से लिखा जाता है, जैसे आप यहाँ पर देखिए कि जो डायग्राम बना हुआ है इसमें फलक ए, डी और ई, इसको हमको डिफाइन करना है। तो हमने एक यूनिट फेस लिया हुआ है ए, बी, सी, जिसके इंटरसेप्ट हैं स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। अब इसकी तुलना में फलक ए, डी, ई के इंटरसेप्ट क्या होंगे वो हमको देखना है। मान लीजिए ये इंटरसेप्ट हैं एक्स, वाई और जेड, तो एक्स, वाई, जेड का ए, बी, सी से क्या रिलेशन है वो हम देखेंगे। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक्स जो है, एक्स यानी ओ एक्स की दूरी, जो फलक हमने लिया है ए डी ई जो फलक लिया है, इसमें अगर हम ओरिजिन माने ओ, तो ओ ए की दूरी जो है वो है एक्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ओ ए जो है वो स्मॉल ए के बराबर है। दूसरी तरफ जो ओ डी है वो ओ बी से डबल है, यानी 2b के बराबर है, और ओ सी जो है वो किसके बराबर है, c का 1/3 है। तो हम कैसे लिखेंगे, x इज टू वाई इज टू जेड इज इक्वल टू, जैसे हाँ इक्वेशन 5.2 में आप देख सकते हैं स्मॉल a क्योंकि x और a बराबर हैं, इज टू 2b क्योंकि y 2b के बराबर है, इज टू 1/3c क्योंकि z जो है वो c/3 के बराबर है। तो
अब जो अंतःखंड ए डी ई के अंतःखंड क्या होंगे, 1, 2 एंड 1/3। तो वाइस पैरामीटर में हम क्या लिखेंगे, फलक ए डी ई के वाइस पैरामीटर्स क्या हुए, a:2b:c/3। ठीक, तो इस तरह से पैरामीटर जो है वो लिखे जाते हैं। ये जो 1, 2 और 1/3 है, इसे वाइस इंडिसेस कहा जाता है, वाइस परिमेय या वाइस सूचकांक। और इनके लिखने का तरीका क्या है, इनको स्मॉल ब्रैकेट के अंदर 1, 2, 1/3 ऐसे लिखेंगे और बीच में कॉमा नहीं है, बीच में हम कोई कॉमा या कुछ भी नहीं लगाते हैं, केवल 1, 2, 1/3 ये है वाइस इंडिसेस। तो इस तरह से हम किसी फलक को वाइस के सिस्टम के हिसाब से डिफाइन कर सकते हैं। अब मान लीजिए कोई फलक अक्ष के पैरेलल है, समानांतर है, तो हम ये समानांतर यानी उसको हम इस तरह से, पैरेलल लाइंस को हम कैसे डिफाइन करते हैं कि ये अनंत पर जाकर मिलती हैं, इन्फिनिटी पर जाकर मिलती हैं। तो उसी तरह से अगर कोई फलक किसी अक्ष के समानांतर है, तो ये हम मानेंगे कि फलक जो है वो उस अक्ष को अनंत पर काटता है, तो उसका पैरामीटर क्या होगा, इन्फिनिटी। ठीक, तो अगर कोई फलक पैरेलल है तो उसका पैरामीटर जो है वो इन्फिनिटी लिखा जाएगा। दूसरा जो सिस्टम है वो है मिलर इंडिसेस या मिलर परिमेय या मिलर सूचकांक। इसमें किस तरह से लिखते हैं कि वही सिस्टम है कि पहले हम क्रिस्टल की अक्ष जो हैं उनको चुनते हैं और फिर उसके बाद उसका वाइस पैरामीटर लिखा जाता है। पहला स्टेप क्या है कि वाइस पैरामीटर उसका लिखा जाएगा, वो डिपेंड करता है कि अंतःखंड कौन से लिए गए हैं। तो सबसे पहले उसका वाइस पैरामीटर लिखा गया, फिर उसका रेसिप्रोकल लिया जाता है। मान लीजिए जो अंतःखंड है वो है HKL, तो फिर उसका हम लेते हैं रेसिप्रोकल, यानी 1/H, 1/K और 1/L। और रेसिप्रोकल लेने के बाद फिर उसका सरलीकरण किया जाता है, यानी LCM लेकर और होल नंबर में वो आएगा। तो इस तरह से जो है वो हम ये कह सकते हैं कि मिलर इंडिसेस क्या है, वो वाइस परिमेय गुणांकों के व्युत्क्रम है, क्योंकि हम इन्वर्स ले रहे हैं, उसका 1/ करके लेते हैं। जैसे मान लीजिए वाइस परिमेय गुणांक जो हैं वो किसी के हैं 1, 2, 1, तो मिलर सूचकांक क्या हो जाएंगे, 1/1, 1/2, 1/1। और अगर हम LCM लें तो 2, 1, 2, तो ये हो जाएंगे मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस बताने के लिए पहले किसी तल के वाइस सूचकांक लिखे जाते हैं, फिर उसका व्युत्क्रम लिया जाता है और फिर उसका LCM लेकर सरलीकरण किया जाता है, तब हमें मिलते हैं मिलर सूचकांक। तो एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर चित्र 5.9 में दिखा रखा है, 3 जो है क्रिस्टल फलक जो हैं वो अलग अलग तरह के दिखाए हुए हैं, 5.9A में, 5.9B में और 5.9C में। A में क्या है कि यहाँ पर अंतःखंड जो है वो बराबर है और AB और C के रूप में हमने इसको लिया है। अब 5.9B में आप देख रहे हैं कि A और B का ये H और K आधा है और C जो है वो L के बराबर है, यानी इसके मिलर सूचकांक होंगे, अगर हम वाइस लें तो वाइस पैरामीटर क्या होंगे, 1/2, 1/2 और 1। तो मिलर क्या होगा, 1/1/2, 1/1/2 और 1/1, और सरलीकरण करेंगे तो 2 to 1। तो जो B वाला है फेस वो होगा 2 to 1 फेस। इसी तरह से C जो है इसमें आप देख रहे हैं
कि x जो है वो तो बराबर है a के, यानी 1 इसका, और जो y पर है वो b का 1.5 गुना है, 3/2, और c जो है वो उसका आधा है। तो वाइस पैरामीटर होंगे 1, 3/2, 1/2। तो मिलर इंडेक्स, मिलर सूचकांक होंगे इसके व्युत्क्रम, और उसका सरलीकरण करेंगे तो हम इसका एलसीएम लेकर और फिर जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो ये आ जाएगी 3 to 6। तो इस तरह से मिलर इंडेक्स जो है वो डिसाइड किए जाते हैं। एक और डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ आप देखिए, ये तो इसके सूचकांक भी आप आसानी से बना सकते हैं। आप पहले खुद इसके लिए कोशिश कीजिए और फिर देखिए कि ये जो यहाँ दिया हुआ है वो सही है या नहीं है। तो ये सब इसलिए कि अगर हम डायग्राम नहीं बना रहे हैं और केवल हम ये बताएं कि हमने 111 फेस लिया है या 100 फेस लिया है, तो आपके दिमाग में तुरंत ये आना चाहिए कि 100 फेस क्या होता है, कैसा होगा, या 111 फेस जो है वो कैसा होगा। तो ये एक तरह से इनकी पहचान है कि कैसा जो फेस है वो हम नंबर से हम किस तरह से दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जैसे इन तीनों तलों के लिए सूचकांक बताए हैं, 211, 222, यानी अगर हम इसका सरल लें तो 111 और 814। तो इनकी शेप देखिए, हमने पहले एक यूनिट प्लेन लिया है, यूनिट फेस लिया है, फिर दूसरे फेस को कंपेयर किया है उनके इंटरसेप्ट्स को कि यूनिट फेस की तुलना में वो इंटरसेप्ट्स कितने गुना हैं, और उसका फिर हमने व्युत्क्रम लिया है। तो ये तो थे पैरामीटर्स, किस तरह से हम किसी फेस को डिफाइन कर सकते हैं। थैंक यू।